आप सबको प्रणाम करता हूं और प्लीज़ मेरे गले में ऑपरेशन है और मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आप भी नीचे से बोलते रहें और मैं भी इधर से बोलता रहूं, मेरी आदत में नहीं है। मैं आपसे प्रणाम करता हूं और एक कविता मैं आपके बीच में सुनाना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। मैं 5-10 मिनट यहाँ पर खड़ा रहूँगा। माँ हरसिद्धि के दरबार में खड़ा हुआ हूँ, निमाड़ की सरजमी पे खड़ा हुआ हूँ। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे यहाँ पर खड़ा रहूँगा। एक बार भी मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको ताली बजाना है तो मैं समझूंगा कि निमाड़ में कविता नहीं सुनी जाती है। जो आप लोगों को परेशान किया गया, बहुत सारे लोग इस डर के मारे चले गए, बोले यार वहाँ पे बैठो तो ताली बजाने के लिए बोलते हैं। तो ताली बजाना कोई जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा है, क्या माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। भैया ताली तो अपने आप ही बच जाएगी, ऐसा थोड़ी नहीं है। विधायक जी और हमारे बीच में सारे जो लोग थे, राय साहब भी चले गए लगभग, और अनामिका जी ने बहुत अच्छा पढ़ा और वो भी चली गई है अब वापस आएगी नहीं वो पे। मुझे बड़ा दुख है कि अब वो आएगी नहीं, परंतु कोई बात नहीं, आप लोगों ने सब पढ़ा अच्छा। मैं हूँ, अब आप शांति तो पकड़ो। भूल करके भी बहुत अच्छे जान। मैं जावेद साहब को आपको सुनना है। इस कवि सम्मेलन का चरत्नुकर्ष जो किरीट है वो हमारे जावेद साहब है। सच है। उमर जावेद साहब को बगैर सुने यहाँ से एक भी व्यक्ति अगर चला जाएगा तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ चुटकुले सुने जाते हैं, कविता नहीं सुनी जाती है, शायरी नहीं सुनी जाती है। हम जावेद साहब इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। हमारी अनामिका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबाओं ने इस देश के अंदर हालत खराब कर दी। बहुत बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हुए इस मंच पे। बाबाओं ने हालत खराब कर दी इस देश के अंदर। मेरे को इस बात का दुख नहीं है आसाराम बापू को फांसी की सजा हो, राम रहीम को फांसी की सजा हो, मेरे को कोई दुख नहीं है। मेरे को दुख इस बात का कि इनके डेरे में ये अकेली गई क्यों? आप क्यों गए? कभी इकबाल साहब ने एक बात कहना चाहता हूँ। अग्रवाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। आप माता हरसिद्धि के दरबार में यह बात कहना चाहता हूँ मैं, अगर अनाज के अंदर थोड़े से कंकर हो जाए इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारा अनाज खराब हो गया। कभी इकबाल साहब ने कहा कि जहाँ पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान इन साधु संतों से है मेरे दोस्त। अगर हिंदुस्तान में कुछ लोग खराब हो गए इसका मतलब ये नहीं कि सारे साधु संत खराब हो गए। देश में साधु संतों से हिंदुस्तान की पहचान है। आपको ताली नहीं बजाना, सिर्फ ये ध्यान रखना कि उनके डेरे में ये अकेली क्यों गई। भाई देश में गलत काम हो रहा है माता बहनों के साथ में। इस देश के अंदर बहुत घृणित कर्म हुआ और इतना गंदा काम हुआ जिसका जवाब नहीं है। हमारी अनामिका जी ने बहुत शानदार, देश की बहुत बड़ी कवित्री, टीवी टेलीविजन पे आप रोज उसे देखते हैं और कई बार चैनल वगैरह पर रोजाना आती है। मैं आज तक नहीं आया उस पर, और इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे जाकर के भी क्या कर लेंगे, वहां जाने के बाद भी आना तो वापिस यही पड़ रहा है। नहीं आना तो फिर वहां जाकर क्या मतलब है? और वहां जाओ तो फिर एक विधायक और एक साथ में चले, क्या मतलब? और अपने को विधायक के साथ चलना नहीं है, क्योंकि अपने विधायक का मतलब आप समझते हो क्या होता है? विधायक कौन होता है? विधायक का मतलब एक ऐसी विधा जो आदमी में यकायक आए। ये यकायक विधायक और वापस वो यकायक चली जाती है। जैसे कि विधायक जी थे और यकायक चले गए। अब वो गए भी थे तो ऐसे ही स्मार्ट चेहरे के पीछे पीछे गए। अनामिका जी के साथ विधायक जी हमारे बीच में थे अभी तक। बहुत शानदार विधायक है हमारे क्षेत्र के, बहुत बढ़िया प्यारे मित्र हैं हमारे। उन्होंने सुना भूल करके भी चली मत जाना। अशोक भैया बढ़िया कविता, बढ़िया कविता। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं खड़ा कम रह पाऊंगा और भगवान जाने क्यों चक्कर आ रहे हैं, ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है, परंतु आ रहे हैं चक्कर। मैं पहले भी आपके सिंगाना में आया हूँ और प्राण प्रतिष्ठा थी तब मुझे बुलाया था संजय भैया वगैरह आप लोगों ने, और अब की बार फिर बुला लिया। अब की बार बुलाया तो मैं आ गया, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ, इन लोगों की तरह इतना बड़ा कवि नहीं हूँ जैसे ये सारे बड़े स्टार हैं। मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, ये तो पूरे देश दुनिया में घूमते फिरते हैं, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, जाने कहाँ गए। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ। कोई यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा नहीं। अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना जरूरी है। तो मैं घर का आदमी हूँ, आदमी घर पे रहने सारी समस्या खत्म हो जाएगी। साहब समझ सर यहीं पे बैठे हो। मैं सर आपसे ये कह रहा हूँ कि ये समस्या इसीलिए
देखा कि आदमी घर पे नहीं रह रहा है। आप घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म है। विपक्ष के पास में बस एक ही जवाब है कि मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे नहीं रह रहे। जब देखो तब विदेश में मोदी जी। अब उन्हें ये पता ही नहीं कि अगला आदमी घर पे भी क्या करे, अगले के घर पे जरूरत ही नहीं, वो चाहे वहीं से अपना काम कर रहा है और कर रहा है और काम हो रहा है। पूरा जो विपक्ष चिल्ला रहा है, भाई जिसके पास इतना काम है इतना ही तो काम बता रहा है। हमारे राहुल जी ने पिछले दिनों बढ़िया काम करा, शानदार काम करा। रुद्रपुर से उन्होंने खाट यात्रा शुरू करी, 1600 खाट लगाए। भाषण शुरू हुआ इसके पहले खाट गायब हो गए। अब उनके पास में जितना दिमाग था इतना उन्होंने अपना काम करा। अब उन्हें ये पता नहीं राहुल जी को कि खाट पे से समस्या हल नहीं होती। नहीं, आदमी जैसे ही खाट पे गया कि समस्या खड़ी होती है। खाट समस्या का हल नहीं, खाट समस्या पैदा करता है। ये बात राहुल जी को मालूम नहीं, क्योंकि राहुल जी का खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं ये बात जानकर। भाई जिसके पास जितना काम है वो बता रहा अपने अपने ढंग से। बहुत बढ़िया। क्या इस देश की 125 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से डिसीजन। बहुत सारे लोग अभी तक पीछे खड़े हैं बैठे, और पीछे वाला तो वाकई में धीरज शर्मा ने कहा कि भाई ये क्यों आए, ना तो ताली बजा रहे हैं, नहीं कोई प्रतिक्रिया उनकी, बस वो बैठे हुए और वो देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या। पीछे बैठे बैठे बस खाली देख ही रहे हैं वो, तो वो ये देख रहे हैं कि दोनों लड़कियां अकेली आई, किनके साथ कौन आया होगा, ये कितनी बजे जाएगी, ये कितना साल की होगी ये पूरी, इनके पोरिया पूरी होया होगा कि नहीं होया होगा। उन्हें कभी सम्मेलन से कोई मतलब नहीं, खाली वो वहां से देख रहे हैं कितना साल की होगा यार, शादीशुदा होगी कि कुमारी होगी। यार कवि सम्मेलन में आप आए हो, ये अशोक भैया हमारे मालवा और निमाड़ का सबसे बड़ा गौरव है कि ये हमारे निमाड़ और मालवा में कविता के नाम पे इतनी भीड़ होती है। आइए विधायक जी का पुनर्जन्म। मुझे बड़ी खुशी, मैं समझा कि विधायक जी गए, परंतु वाकई में ये तो ओरिजिनल निकल गए मामला। मैंने आपसे क्या कर, विधायक का मतलब आप समझते ना, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और पहली बार एक पढ़े लिखे डॉक्टर हमारे क्षेत्र के विधायक है। मैंने ये कहा सर कि विधायक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी विधा जो आदमी में यकायक आ जाए। ये यकायक आ गई, और यकायक क्यों आई, क्योंकि मामा जी यकायक चले गए। हमारे मध्य प्रदेश से मामा जी चले गए, छत्तीसगढ़ से काका जी चले गए, राजस्थान से बुआ जी चले गए, ये सब यकायक चले गए। तो ये विधायक यकायक आ गए देश के अंदर, और ये यकायक चले गए देश के अंदर। दुश्मन को सिर्फ डराना ही तो है। ये क्या कर रहे हो आप चाचा, हाथ नहीं लगाना। मेरी गलती हो गई, मैं पराई चीज को हाथ लगा रहा था। आदमी को पराई चीज को हाथ नहीं लगा। चांदी तुम्हारा जवाब नहीं है। आप मेरे को पहले बता देता चाचा जान के हाथ नहीं लगाना, तो मैं नहीं लगाता। मेरे को क्या मालूम कि पराई चीज को हाथ लगाना कि नहीं लगाना। ये तो अच्छा करा कि आपने बता दिया, नहीं तो मैं इसको घर पे ले जाता और फिर टेस्ट करता कि कैसा रहती पराई चीज कैसी है। आदमी का ध्यान पराई चीज में भी। गोपाल जी क्या हुआ, उधर बैठोगे आप, बाहरी जगह बदल रहे हो आप यार। इतनी जगह तो कोई भी नहीं बदलता है यार, कमाल की जगह बदल रहे हो। मतलब आप कुल्फी भी लेते हो तो चाट चाट के टेस्ट, कुल्फी कैसी भी हो सब तरफ से एक ही टेस्ट आता है। आप कोई सी भी जगह पे बैठो, जगह वही है, जगह नहीं बदलती है, खाली अपना शरीर बदलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। बड़े लोगों ने बड़ी जो बात कही पर उन्हें पता नहीं है कि कई बार पंडित जी एक बात कह रहा हूं मैं आपसे, उन बड़े लोगों से भी गलतियां हुई है। गलती कोई आज ही हो रही है इस देश के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने कहा कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। पर कृष्ण जी को ये पता नहीं कि ये आत्मा आगे जाके बिक तो सकती है। बड़ी बात की आत्माएं बिक रही, इसमें काहे की बड़ी बात, और करोड़ों रुपए में बिक रही आत्मा। हमारे माणिक वर्मा जी चले गए, उन्होंने कहा कि समय समय की बात, समय समय का योग। 2 करोड़ों में बिके 2 कौड़ी के लोग, करोड़ों में बिक रहे हैं साहब इस देश के अंदर, और हम नेताओं को गाली दे रहे। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे कवि समझते ही नहीं है। एक तो कवि सम्मेलन में नेता ही लोग कवि सम्मेलन कराते हैं,
और वही हमें पैसा देते हैं और उन्हीं को गाली दे रहे हैं। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, ये फलाना खा गए, ये 10 करोड़ खा गए, ये 20 करोड़। भाई आपको इससे क्या तकलीफ है? ये खा गए तो आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का, ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाना दे रहे हो। और भाई हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए वो इस देश से। लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कनीमोजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। खाओ, क्या प्रॉब्लम है? भाई हम खाएंगे, खाने के लिए जिंदे हैं। धीरज शर्मा जी, आप खाने की व्यवस्था करिए, प्रोग्राम के बाद भोजन करना पड़ेगा हमको। खाते पीते रहिए। ये देख भाई कौन चिल्ला रहा है कि खा गए खा गए? ये वही चिल्ला रहे जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब समझते हैं आप? एक अन्य तरह की आय। भाई वो अन्य तरह की आय अपन ये केवल प्रकार प्राप्त करने का आपको क्या दिक्कत है इससे? हमें खाना है, हमें समृद्ध करना। इस देश के अंदर राजनीति पार्टी आती रहती है, जाती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पार्टी बहुत अच्छी, माइक आपका बहुत शानदार है चाचा, बहुत बढ़िया माइक है। इस माइक से बढ़िया माइक है। आज से 17 लाख साल पहले अपन टाइम कम क्यों बताओ, टाइम ज्यादा बताओ। 17 लाख साल पहले नेमिशारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने जो 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करा और जो सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक था। ये बहुत पुराना माइक है, इसमें 17 लाख पुराना साल आपका माइक था। इतना शानदार माइक है ये माइक। मैं हालांकि इस माइक पे ज्यादा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, हालांकि जोर से बोलने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। आदमी धीरे धीरे बोल के भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। क्या जरूरत है जोर से बोलने की? धीरे धीरे बोल के भी आदमी अपना काम कर सकता है। और नहीं तो आप घर पे जाके जोर से बोल के बताओ। देखो धीरे बोलने में जो मजा है वो जोर से बोलने में नहीं है। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक बार घर में जोर से बोल के देखना और एक बार घर में धीरे से बोलना, कितना मजा आएगा। ओ आ मत करो आप, और ओ आप ही करना है तो धीरे धीरे करो। जो धीरे में मजा है वो जोर से मजा नहीं है मेरे भाई। आप धीरे से, सहजता से, सरलता से सुनिएगा मेरी बात। में अलग टाइप का कवि हूँ। आप मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, मालवे में रहता हूँ, जानी बैरागी मेरा नाम है। मैं देश का कोई ऐसा बड़ा कवि नहीं हूँ जैसे ये देश के तमाम बड़े कवि। मैंने आपसे क्या कहा इस हिंदुस्तान की विडंबना के बारे में? हमारी बहन ने जो बताया कि सरहद के जवान यहाँ पर शहीद जो हुए और शहीद पे उन्होंने इतना बड़ा गीत लिखा, यहाँ जवान खड़े हुए, उनके लिए हमने उनको माल्यार्पण दे दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, विराट कोहली जब क्रिकेट में एक चौका लगाता है तो करोड़ों रुपए की बरसात होती है। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस दिन क्रिकेट छोड़ दिया तो हिंदुस्तान के नौजवान ऐसे पागल हो गए जैसे उनका बाप मर गया। क्रिकेट के एक चौके छक्के पे करोड़ों रुपए की बरसात होती है। मेरे दोस्त निमाड़ के लोगों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस जेएनयू के अंदर पढ़ने वाला एक बदतमीज कन्हैया कुमार उन सरहद पर खड़े जवानों के लिए कहता है कि ये सरहद पर जो जवान खड़े हैं ये आए दिन रेप करते रहते हैं। वो बदतमीज कन्हैया कुमार अगर उन्हें रेपिस्ट बताता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सरहद पर जवान खड़े हैं वो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं हो सकता हिंदुस्तान। जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां, हिंदुस्तान का सुपरस्टार वो शाहरुख खान हकला नहीं हो सकता है, वो सलमान खान टकला, ये आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, ये अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान के सुपरस्टार नहीं है मेरे भाई। सुपरस्टार तो ये सरहद के जवान हैं। ये अगर वहां पर खड़े हैं तो हमारी दीपावली और हमारी होली मन रही है मेरे भाई। इनकी एक एक सांस से हम इनके कर्जदार हैं मेरे भाई। आप लोगों से जो तालियों के लिए अनुग्रह किया गया था, मुझे एक छोटी सी कविता याद आ रही है। मुझे ये याद आ रहा है कि साहब उस कन्हैया कुमार ने जावेद साहब जब ये कहा कि ये जो सरहद पर जवान खड़े हैं, इस कविता को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये कविता मैंने 4 दिन पहले पूना के अंदर इस कविता को सुनाया। 10-20 हजार की भीड़ थी। महाराष्ट्र की बात है, पूना महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र पूना के अंदर आता है। एक बात बताइए, ये सारी बातें बताना पड़ती है सर, क्योंकि मैं एक एक बात बताते हुए चलता हूँ। आप मेरी आदत से वाकिफ हैं। तो मैं साहब वहाँ अशोक भैया कवि सम्मेलन कर रहा था,
4 दिन पहले की बात है, हालांकि आप वहां पर नहीं थे। एक बात, संचालन वहां और किसी का था, और किसी का इसलिए था क्योंकि आपका नहीं था वहां पे। मैंने ये कविता वहां पर सुनाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि जो पीछे की भीड़ अभी तक बैठी हुई है पीछे, ये निवाड़ में ही हो सकता है। कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होती जो मौन प्रतिक्रिया, सच है। वो चाहे ताली बजाए ना बजाए, उनका मन उनका दिमाग तो इसी कवि सम्मेलन में लगा हुआ है। उनकी मौन प्रतिक्रिया होती है। हमारे घर के अंदर हम शादी ब्याह करते हैं तो बूढ़े दादाजी भले हमें ये बात कहे कि नहीं कहे कि छोरा अपन के चक्की बनाने की लुगदी बनाने, दादाजी भले ही नहीं बोले, पर उनकी स्वीकृति हमारे साथ में ही है कि हमें ये काम करना है। जब कन्हैया कुमार ने उस बदतमीज ने ये बात कही तो मैंने 2 लाइन कही साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ माता हरसिद्धि के दरबार में कि नीचे तपती धरा, क्या करता है, नीचे तपती धरा ऊपर सूर्य भगवान। सर ऊपर ये टेंट है, सूर्य भगवान नहीं है। ये उस समय की बात है जब ऐसा हुआ था। नीचे तपती धरा ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। शायद चचा इसको इक्को कर रखा है आपने, इसको प्लेन कर दो, प्लेन कर दो, इक्को गायब, क्योंकि मैं गाता नहीं। परसों इंदौर में कवि सम्मेलन में मैंने कहा चचा उनका माइक तो बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा कि यार इसका इक्को खत्म कर दो। बोले किक्को, मैंने कहा इक्को, बोले किक्को, मैंने कहा इक्को। 30 मिनट यूं चलेगा इक्को विक्को में। अब किक्को खत्म करना समस्या यही मालूम नहीं पड़ता कि किक्को खत्म करना, जिक्को खत्म होना उसको खत्म हो ही गयो, जैसे 3 प्रदेश में खत्म हो गए। मेरे से अशोक भाई ने पूछा, बोले यार तुम्हारे मध्य प्रदेश से मामा जी क्यों चले गए? मैंने कहा हमारे मामा जी इसलिए चले गए क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बचपन में जो छोटे छोटे रहते थे ना, तो अपनी आदत थी अपन कहाँ जाते थे, मामा घर। और मामा जी की ऐसी आदत थी कि मामा जी भानेज को कभी रोने नहीं देते। कोई भी बच्चा रोया नहीं, कौन रो रहा है, ये दिनेश, इसको पोहे दिलाओ, ये कौन रो रहा, इसको जलेबी दिलाओ, इसको पोहे दिलाओ, इसको आलू बड़ा दिलाओ, इसको समोसा दिलाओ, इसको कचौरी दिलाओ। मामा जी भानेज को रोने ही नहीं देते। इसको फलाना भावंतर दिलाओ, इसको चने का दिलाओ, इसको कपास का दिलाओ। वो भानेज की आत्मा दुखे भावंतर मिला कि नहीं मिला, और मामा जी इस चक्कर में चले गए। समस्या यह कि भानेज का वो लग गया, जबकि ओरिजिनल तो ये है कि दुश्मन को सिर्फ डराना है। जरा निमाड़ के लोगों समर्थन करना। 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, राजनीतिक लिबास आपके बाहर कर देना कि आप कौन सी पार्टी के। दुश्मन को सिर्फ डराना ही तो है, तो तलवार की जरूरत क्या, मूठ ही काफी है। ताली मत बजाओ, मूठ समझते हो ना? भैया और दीदी बता रहे थे कब से तलवार की बातें चल रही थी, तो जो तलवार समझता है वो मूठ भी समझता है। भाई तलवार जमाने वाला तो मूठ जानता ही है, और अगर तलवार नहीं जाने तो मूठ अपने आप जान करनी है। दुश्मन को सिर्फ डराना है, तो तलवार की जरूरत क्या, मूठ ही काफी है। कवि सम्मेलन को सर जवान कर देना कि ये कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ हरसिद्धि माता के दरबार में। दुश्मन को सिर्फ डराना है, तो तलवार की जरूरत क्या, मूठ ही काफी है। और चुनाव जीतना है, जीत जाओगे, करोड़ों बिगाड़ने की जरूरत क्या, किसानों तुम्हारा कर्जा माफ, बस ये झूठ ही काफी है। ढंग से ताली बजाए, समर्थन चाहिए आपका। क्या हो, बहुत अच्छे, धीरज बैठो, धीरज बैठो। वंश मोर के चक्कर में अपन 125 करोड़ हो गए, इस चक्कर में लगे रहे। एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार बिल्कुल नहीं, एक बार में ही सब ध्यान से सुनो आप। मैं इसके अलावा बहुत अच्छी बात करने वाला हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर क्या हुआ भाई साहब, जानी बैरागी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हिजाब के ऊपर है आपका
फलानी कौन सी कविता, मेरे को चश्मा लगता है और मेरे को दिखता बहुत कम है आजकल। अच्छा वो वाली कहानी वो सुनाएंगे आप सुनिएगा, कविता सुनिएगा, बहुत अच्छी कविता। मैं ये कह रहा था कि नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीज अगर आपके रोंगटे, हमारी अनामिका जी ने जो शरद कर जवानों की जो अर्थी कविता सुनाई, रोंगटे खड़े हो गए साहब, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे क्षेत्र में तो मैं वीर रस के कवियों को बुलाता ही नहीं। अभी 15 दिन पहले एक कवि सम्मेलन करवाया धीरज शर्मा ने, वीर रस का कवियों ने कविता पढ़ी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। समस्या ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, समस्या ये कि 10 दिन हो गए रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चों की हालत है खराब, चड्डी बनियान तक नहीं पहन पा रहे क्योंकि रोंगटे खड़े उनके। ऐसी देशभक्ति भी किस काम की रोंगटे खड़े हो जाए, सब शांति माहौल होना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहो आप। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सदैव मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। शेक्सपियर कहते हैं जो दूसरों को हंसाता है वह कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। इसलिए आप सदैव मुस्कुराते रहो यार, हंसते रहो। बहुत अच्छे, क्या रोंगटे खड़े नहीं करूंगा मैं, बस कविता पढ़ूंगा आपके बीच में। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, मैं देख रहा हूँ 4 लोग यहाँ से बजाते हैं, 4 यहाँ और 4 वहाँ, 12 लोग ताली बजाते हैं और हमारे कभी समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी ताली बज रही है। ये जितने लोग, जहां तक मेरी नजर जा रही है, शायद इनकी आत्मा गदगद हो जाए। 2 कौड़ी का कन्हैया कुमार ये बात कह रहा है कि ये रेपिस्ट हैं। ये सरहद पर तिरंगा जो लहरा रहा है, ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। तिरंगा सुनिएगा, आप सुनिएगा, मैं आप बिल्कुल तालियों के, आप सुनिएगा। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे। हिंदुस्तान में तिरंगा, राम क्या है? हम किस राम पे बहस कर रहे हैं? सर, दशहरे पे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी थी, रामनवमी के दिन छुट्टी रहती है सुप्रीम कोर्ट की, और कोर्ट कह रही कि राम हुए ही नहीं। आप दिमाग तो लगाओ, क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी रहती है रामनवमी के दिन, दशहरे के दिन रामनवमी की छुट्टी है कोर्ट की, और वही कोर्ट कह रही कि राम तो हुए ही नहीं, राम के सबूत मांगे जा रहे हैं। और रामचंद्र जी की, भगवान राम की हालत ऐसे कर दी इन लोगों ने कि मतलब यार क्या समझ में ही नहीं आ रही है यार। हमारे गांव में एक लड़का है कालू, उस कालू के बाप का नाम मूलचंद। पूरे गांव के लोगों को मालूम है कि कालू के बाप का नाम मूलचंद है। बात अगर मैंने कह दी, नर्मदा मैया के तट पे खड़े रहकर के माँ जगदम्बा के दरबार में एक बात कहना चाहता हूँ बहुत बड़े लोगों के बीच में, कालू के बाप का नाम मूलचंद है। मोहल्ले के सारे लोग कह रहे हैं कि मूलचंद का, कालू का बाप का नाम मूलचंद। जिले के लोग कह रहे हैं, तहसील के लोग कह रहे हैं, पूरा क्षेत्र ये मान रहा है कि कालू के बाप का नाम मूलचंद है। परंतु वो कालू थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी, वो ये नहीं मानता कि ये मूलचंद मेरा बाप है। ओ आई एम सॉरी, मूलचंद मेरा बाप हो ही नहीं सकता। वो कालू नहीं कह रहा कि मूलचंद मेरा बाप है, जबकि सब कह रहे हैं कि मूलचंद तेरा बाप है। यानी कि वो अमेरिका ये बात कह रहा है, कबूल कर रहा है कि नासा ने ये कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, अमेरिका ने कहा कि रामचंद्र जी हुए, श्रीलंका कह रही कि राम हुए, थाईलैंड कह रहा कि राम हुए, जापान कह रहा कि राम हुए, परंतु हिंदुस्तान के 2 कौड़ी के लोग कह रहे हैं कि राम हुए ही नहीं। मतलब वो खुद तो सब मान रहे हैं कि राम की भाई, वो लोग नहीं मान रहे। और अभी सोशल मीडिया पे वो कौन बनेगा करोड़पति में, वो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की ने, क्या नाम उसका, सोनाक्षी, उसको ये पता नहीं कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। अब मेरी बात सुनो, इसमें सोनाक्षी की क्या गलती भाई? उसको नहीं पता था, वो नहीं बताया उसने। और वो क्यों बताया? क्योंकि डिस्टर्ब गलती तो आगे से हो रही ना भाई साहब। सोनाक्षी को कैसे मालूम पड़ा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए? तो लोगों ने कहा बोले मालूम होना चाहिए सोनाक्षी सिन्हा को, उसके बाप का नाम शत्रुघ्न है, उसके मकान के ऊपर लिखा हुआ रामायण, उसके भाई है उनका नाम है लव कुश सिन्हा है। परंतु आपको मालूम नहीं है कि ये गलती आगे से आ रही है। भाई लव कुश किसके लड़के हैं? रामचंद्र जी के। तो लव कुश तो राम जी के लड़के, शत्रुघ्न के लड़के थोड़े है ना। तो वो गलती उन्होंने वहां से आगे से कर रखी है, वो कैसे मालूम पड़ा उसको? कई सारी गलतियां तो आगे से चली आ रही ना, उन्हें मालूम ही नहीं, बेचारों को नहीं मालूम है, नहीं बताया उन्होंने कि राम जी। मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे जब चमड़े टूटेंगे सबके। तो
राम का सागर, सागर में सेतु, सेतु के पीछे पड़े राहु और केतु। मैं एक बात कह रहा हूँ मेरे दोस्त, बात को ध्यान से सुनना, बात बहुत अच्छी है। और अच्छी बात ये जो हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं, तो आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पुराने जमाने में एक फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो उसको देखना। उसमें 3 कलाकार थे, एक अमर था, एक अकबर था, एक एंथोनी था। अमर यानी कि हिंदू, अकबर यानी मुस्लिम, एंथोनी यानी कि क्रिश्चियन। अमर हिंदू है, 3 कलाकार थे। अमर कहने में फिल्म थी, मैसेज कितना तगड़ा है उसका। अमर हिंदू है, अकबर मुस्लिम है, एंथोनी क्रिश्चियन है। उसमें 3 कलाकार हैं, एक अमिताभ बच्चन है, उसमें एक ऋषि कपूर से मेरा काम नहीं पड़ा तो ऋषि कपूर भी है उसमें, और एक उसमें विनोद खन्ना थे। विनोद खन्ना से हमारा काम पड़ता रहता था। वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, बम्बई के कवि सम्मेलनों में कई बार मिलते रहते थे। पिछली बार जनता की पुकार में अशोक भैया विनोद खन्ना मिले। प्रोग्राम के बाद 10-20 मिनट हमारी मंच के पीछे बातचीत हुई विनोद खन्ना से। 2-4-6 महीने बाद उनकी तबीयत खराब हुई, वो भगवान के घर चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, प्रोग्राम के बाद मंच के पीछे मेरे से कोई भी मत मिलना। हंसने की बात नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, भाई विनोद खन्ना मिले थे इसलिए कह जाऊंगे। एक बात बता जाऊँ, बात यह है कि उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है। इन तीनों का जो बाप था उस फिल्म में, प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब तू हिंदू है कि मुसलमान है कि सरदार है कि क्रिश्चियन है कि जो भी है, बाप तो सबका एक है, उसका नाम किशन लाल है। वो एक ही बाप है। जब सृष्टि का नियंता तो एक है यार। काय का तू हिंदू और काय का मुसलमान, ये 2 कौड़ी के लोगों की बातें। सर मैं बड़े मंच पे ये बात कह रहा हूँ, जो अकबर ओवैसी और जिस तरह की 2 कौड़ी की बातें कर रहे हैं, खून खराबे की, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो हैदराबाद में बेवकूफ कह रहा, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लोग भी उसके पीछे पड़ गए, बोले ये भारत माता की जय नहीं बोल रहा। अरे भाई तू नहीं बोल रहा तो मत बोल, उसको क्यों दिखा रहे हो टेलीविजन पे? चैनल वाले उसको दिखा रहे हैं जो भारत माता की जय नहीं बोल रहा। जो 25 करोड़ मुसलमान रोजाना वंदे मातरम जयकार कर रहे हैं, उनको चैनल वाले नहीं दिखा रहे। जो नहीं बोल रहा उसको दिखा रहे हैं। भाई उसकी जरूरत नहीं, वो नहीं बोल रहा और उसकी जबान पे वो शब्द नहीं चढ़ा है। ये श्रृंगार के कवि हैं, जावेद साहब शायर करते हैं शायरी, इनकी जुबान पे शायरी चढ़ी हुई है। जो हास्य का कवि है वो हास्य की कविता बोलेंगे, श्रृंगार का कवि श्रृंगार की भाषा बोलेगा। तो वंदे मातरम जैसा महामंत्र जिसकी जबान पे नहीं चढ़ा, वो कैसे बोल सकता है? उसकी जुबान पे ये शब्द चढ़ा ही नहीं, उसका बचपना यूं ही निकल गया। लाइलॉन के जूते, चप्पल ले आओ, टूटी फूटी तगारी ले आओ, 5 रुपए किलो, तो 5 रुपए किलो लोया लंगर लेने वाला वंदे मातरम कैसे बोले? खून खराबे की बातें कर रहा, खून खराबा, चूरी चाकू छुरे। उस बेवकूफ को यह पता नहीं है जब फजर की पहली नमाज की जाती है, मैं जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, भगवान भास्कर जब सुबह में दस्तक देते हैं उस वक्त फजर की पहली नमाज होती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा 5 वक्त की नमाज के लिए मोमिन जाता है तो इस्लाम यह कहता है कि ये मोमिनो, तुम वजू करते वक्त अगर 2 बूंद पानी की जमीन पे 2 बूंद भी गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, वो खून बहाने की अनुमति कहां से दे देता है? उस बेवकूफ को ये पता नहीं है। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, जरा कवि सम्मेलन को जवान करना मेरे दोस्त, ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। और उसे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुने, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। और तिरंगे मैं सुस्ताना चाहता हूँ थोड़ी देर तेरी छाँव में, मेरी छाती के छाले जो उतर आए हैं पाँव में, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। निमाड़ के बहुत अच्छे लोगों, अगर आपके अंदर आत्मा धड़क रही है तो शायद आप इस बात का सबूत देना। वो सरहद पर जवान ये कहता है कि ये करोड़ रुपए के चौके छक्के लगते हैं ना, करोड़ों रुपए की मुझे जरूरत नहीं है। तिरंगे में सुस्ताना चाहता हूं थोड़ी देर तेरी छाँव में, मेरी छाती के छाले जो उतर आए हैं पाँव में, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। जब से इन सड़क छाप लोगों की उंगलियां
सरहदों पर उठने लगी है, भूख लगी तो मैं भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिका कर सो गया मैं बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया मैंने कभी भारती के देदीप्यमान फाल पर दाग नहीं लगने दिया। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जा रहा है, भारत माता की जय हो। आप कहते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें एक तत्व जल है। वो जल हमारे शरीर के अंदर है। उस जल को बाहर करने के लिए आपको आराम से उठ के जा सकते हैं आप यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 लोग एक एक साथ जा रहे हैं, ढूंढ जा रहे हैं, क्या होगा? बोलिए। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। सर मैं भी ये चाह रहा हूं कि कोई भी मत जाओ, और कोई आप अकेले में तो जाओ मत, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं। सर 2 लाइन मेरी माता बहनें शायद चली गई, जो बैठी है वो साथ में ले जाए। मैंने ये कहा है कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। और अगर अकेले में चली गई, हमने हमारी बेटी को बेंगलोर पहुंचाया सर, हमारी बेटी को हमने पूना पहुंचाया। आराम से सर, आराम से सर, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरी बात को सुनिएगा, हंसने की जरूरत नहीं है। सुनो, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इस कवि सम्मेलन के मंच पे विधायक जी बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, इन कवि नेताओं को, पुलिस वालों को, राजनीतिक लोगों को ये पता है कि अगर कवि सम्मेलन हो रहा है तो निश्चित जो ओरिजिनल कवि है वो हमारे ऊपर व्यंग करेगा, राजनीति के ऊपर कटाक्ष करेगा। परंतु मेरे दोस्त, कवियों के सामने बैठने की हिम्मत उन्हीं नेताओं की होती है, उन्हीं राजनीतिक अधिकारियों की होती है जिनका चेहरा साफ सुथरा होता है, वही आईने के सामने खड़े रह सकते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगर ऐसे लोग सर, आप अलावा साहब, अगर आप कविता के इतने शौकीन हैं सर, आप अगर कविता समझ रहे हैं तो मैं हिंदी भाषा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग चाहते तो यहाँ पर कोई बड़ा प्रोग्राम कर सकते थे, आप ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पर फिल्म स्टार नाइट शो करवा सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि ताली बजाने की जरूरत नहीं, दूसरे प्रोग्राम में पैसे ज्यादा लगते हैं। एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सस्ते वाला को हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग बहुत अच्छा धीरज सही कह रहा था कि ऊपर से जानवर पड़ेगा माथा। जब मस्तक के अंदर जानवर गिरते हैं तो भैया समझ लो कि मस्तक खराब हो गया आपका। जिनके भेजे बिखर जाते हैं उनके भेजे में फिर जानवर पड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बुद्धिजीवी लोग मंच पे, बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं ना, जिनकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, यानी जिनका भेजा पूरी तरह से सड़ गया, वो इस देश के बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी कई तरह के लोग होते हैं, और वो बुद्धिजीवी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साहब, आतंकवादी की बातें कर रहे हैं, बम विस्फोट की बातें कर रहे हैं। भाई बम फटा, अभी एक नया सब्जेक्ट इन्होंने उठाया 370, बोले कश्मीर से 370 हटी। मैंने एक नई कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, मंच के सारे कवियों ने भी अच्छी कविता सुनाई। इन्होंने इसलिए अच्छी सुनाई, अच्छी नहीं सुना तो पैसे को इनके बाप थे, कोई जरूरी सुनाना जरूरी था। मैं इस लोकतंत्र के मंच पे सर्वाधिक झूठ यहीं से बोला जा रहा है। कवि सम्मेलन शुरू होते से ही झूठ चालू हो जाता है। मेरे बड़े भाई बैठे धीरज शर्मा, मेरी छोटी बहन बैठी, मीरा दीक्षित मेरी बड़ी दीदी बैठी हुई है, ये मेरे रोती फिरत मेरे जियाजी चमड़ा तोड़ दे मार मार के। क्या मेरे कोई भाई बहन नहीं, सारी की बातें सुनिएगा। राष्ट्र स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि समय पे जो भी प्राप्त मिले उसे ग्रहण करिए। किसने कहा? विवेकानंद जी ने। जो समय पे मिले, ठंडी है तो ठंडी पी लो। हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है सर। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया है। अलावा सर हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, और डॉक्टर होने के बाद 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। उस चाय बेचने वाले ने जब धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत
डॉक्टर सही होना चाहिए। ये माता बहने बैठी, इनकी बातें कभी ध्यान से सुनना। क्यों लाड़ी तुमने ऑपरेशन कराई लियो? बोले करो ही लियो। कहाँ करायो? सेंधवा। डॉक्टर कैसो? डॉक्टर एक नंबर, बहुत बढ़िया टांका लिया। बोले हमारे जेठानी ये भी करा दो तो टांका पक्की गया विका। ये जिन लोगों के टांके पक गए ना वो चिल्ला रहे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा देश में, सब बढ़िया ही चल रहा है। टांके पक गए लोगों के। जो लोग ये चिल्ला रहे थे ना कि ये नरेंद्र मोदी विदेश में क्या करे, जब देखो तब विदेश में, जब देखो तब विदेश में, उन लोगों को ये पता नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी कहा था ये हिंदुस्तान भारत माता सैकड़ों वर्ष तक जब तपस्या करती है तब एक इंदिरा माता जैसी बेटी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक बेटा प्राप्त होता है मेरे भाई देश के अंदर। कभी शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, ये हिंदुस्तान उन जवानों का है, इन जवानों का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान उन किसानों का है। कौन से किसानों का? जो 1.5 रुपए किलो में टमाटर फेंके सड़क पे, 2 रुपए किलो में, मतलब जिनका प्याज सड़ गया कोई नहीं पूछ रहा है। आज प्याज 40 रुपए किलो हो गए तो लोग सड़क पे आ गए, बोले प्याज इतने महंगे हो गए। चैनल वाले को वो प्याज दिख रहा है किसान का कि आज वो 50 रुपए किलो हो गया। वो किसान जब फांसी के फंदे पे लटक रहा था उस वक्त उनका कैमरा वहां पर क्यों नहीं गया? बहुत अच्छे। वो वहां पे उस वक्त नहीं गया। इस देश के अंदर किसानों से तकलीफ है। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, ये हिंदुस्तान किसानों का है। और किसान अगर खेत में एक मजबूत फसल बोना चाहता है, अच्छी फसल बोना चाहता है, तो चारों तरफ मजबूत बागड़ लगाएगा पहले कि कोई जानवर नहीं घुस जाए, कोई ओखरांदा जानवर, डांडा, सांड नहीं घुस जाए, तो वो बागड़ लगाता है। अब एक मजबूत काम करना, मजबूत फसल बोना थी तो अगले आदमी को, इस दाढ़ी वाले को मजबूत काम करना था, तो उसने मतलब पूरी तरफ से पूरी दुनिया में घूमा। वैज्ञानिकों ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया गोल है, वो नहीं बना। वो दुनिया में घूमता फिरा और ऐसी बागड़ लगाई कि जब पठानकोट में हमला हुआ तो 22 राष्ट्र हमारे साथ में खड़े हो गए। तब जाकर के पता चला कि अगला आदमी क्यों घूम रहा था। जिंदाबाद। कुछ समय पर सब चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इन सारी समस्या का मेन कारण क्या है? कारण यह है कि नौजवान की शक्ति सही जगह नहीं लगी। देश के नौजवानों की ताकत कहाँ लग रही है? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। हटी, ये इसलिए हटी क्योंकि ये लगी हुई थी। ये हटी तो कोई खास बात नहीं है इसमें, ये लगी हुई थी। और ये किसको लगी हुई थी? ये कश्मीर को लगी हुई थी। कश्मीर एक खूबसूरत सी महिला है, एक सुंदर सी खूबसूरत लड़की है। उस खूबसूरत महिला को 370 नाम की एक खतरनाक डायन लगी। ये खतरनाक डायन, ये मर्जी पड़े तब मुर्गे मांगे, कभी मछली मांगे, कभी क्या मांगे। ये इतनी खतरनाक डायन थी अशोक भाई साहब कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक का कलेजा खा गई और फिर से खाना चाह रही थी। उसे पता नहीं है कि ये 56 इंच का कलेजा है तेरे हलक में। ये डायन हट गई साहब। लोगों को सुनसाट हो गया साहब, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, फलाना। और वो चिल्ला रहा, बोले कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? इमरान खान कह रहा, बोले कश्मीर क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? अब उनको पता ही नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान के बाप की जागीर है। ये कश्मीर पाकिस्तान के बाप की जागीर है, क्योंकि पाकिस्तान का बाप कौन? ये हमारी जानकारी में नहीं है बहुत सारी चीजें। ये जानकारियां होना बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी बातें जानकारी। एक छोटी सी कविता है, प्यारी कविता है, नई कविता है, मैंने यहाँ कभी सुनाई नहीं। 2 मिनट की है, सुन लीजिएगा। इस कविता में आपको ताली नहीं बजाना, ये सुनने की कविता है। मैंने कौमी एकता पे इससे बढ़िया कोई कविता नहीं हो सकती है। मैं राजनीति हमारा सब्जेक्ट नहीं है, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सारी फोगट की बातें हैं। हमारे विधायक साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये बीच में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आजू बाजू में दूसरे बैठे हुए हैं, इसलिए बीच में ये बैठे हुए हैं। उन्हें ये बताना पड़ता नहीं कि आज ये बीच में क्यों बैठे होंगे, आदमी को डाउट होता है। परसों इन्होंने संचालन में कह दिया, बोले हमारे बीच में आगरा से मीरा दीक्षित आई हुई है। तो लड़कों का दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये वहां से क्यों आई होगी? तो ये वहां से इसलिए आई क्योंकि ये वहीं की रहने वाली है, पर वहां से आई तो बीच में क्यों आई? भाई आजू बाजू में भी तो आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी? तो ये बीच में आने की समस्या मैं नहीं बताऊंगा। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, एक नई कविता है सर। पहले जावेद साहब मैं आपको सौंपता हूँ आपके चरणों में। जावेद साहब हमारे देश के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े कवि हैं सर।
बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पेमेंट ले लेने से आदमी बड़ा नहीं होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक आदमी अगर शाहरुख खान 10 करोड़ रुपए ले लेता है तो शाहरुख खान का कद बड़ा नहीं हो गया। 10 करोड़ रुपए अगर शाहरुख खान, सलमान खान 15 करोड़ रुपए अगर एक फिल्म में लेते हैं, उनके 15 करोड़ या 10 करोड़ रुपए ले लेने से ओमपुरी या नसीरुद्दीन शाह का आर्ट कतई छोटा नहीं होता है। किसी आदमी का बड़ा पेमेंट ले लेने से किसी का आर्ट छोटा नहीं होता। हमारे जावेद साहब बहुत बड़े शायर हमारे बीच में बैठे हुए, कोटा से हमारे बीच में आए, मुझे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, इसलिए करते हैं। कोई खास बात नहीं सुनेगा। और ये अलग बात है कि ये मेरे से करते और मैं दूसरे से करता हूँ, यही समस्या। बहुत प्यारी सी बात है, 5 मिनट का समय दे देना, बीच में से कोई भी खड़ा होके नहीं जाए। इस कविता में ये बता रहा था कि पूना में मैंने 4 दिन पहले ये कविता करी, 2 लड़के बीच में से उठ के गए, मुंह में से खून की उल्टियां चालू हो गई उनके। अब भी मेरे पास में फोन आया कि अभी तक उल्टियां चालू है उनकी। नहीं भाई, आप मेरे वाले हैं तो बता रहे हो, नहीं तो मैं बताता नहीं ऐसी बात है। रात का अंधेरा, सुनसान अंधेरे में 2 बुजुर्ग पति पत्नी निकले। कुछ आतंकवादियों ने रास्ता रोका, माउजर निकाली, पिस्तौल लड़ा दी उस बुजुर्गों के चाचा जान। मैं आपको सौंपता हूँ चाचा जान, बहुत अच्छी बात। उन आतंकवादियों ने उन पति पत्नी की पिस्तौल लगा दी और कहा, बोले ये बताओ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। तो उस चाचा ने कांपते हुए कहा कि मैं हिंदू हूँ। उस आतंकवादी ने कहा, बोले अगर हिंदू है कि मुसलमान? बोले मैं मुसलमान हूँ। बोले मुसलमान है तो फिर कुरान की आयत पढ़ के बता। उस चाचा ने कांपते हुए हाथ जोड़ करके कुरान की आयत पढ़ी। उसने कहा कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आतंकवादी ने कहा, बोले तुम जा सकते हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी पत्नी ने उस चचा से कहा, बोले तुमने ये गायत्री मंत्र सुना दिया, अगर इन आतंकवादियों को मालूम पड़ जाता कि ये कुरान की आयत नहीं है, गायत्री मंत्र है, तो ये तो हमें गोली मार देते। मैं कविता शुरू कर रहा हूँ, सबसे अच्छी कविता सर। उस चचा जान ने जो बात कही साहब, उसने कहा कि बेवकूफ, इन मूर्खों ने अगर ढंग से कुरान पढ़ी हुई होती तो क्या ये आतंकवादी होते हैं? ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, नवाज शरीफ का जन्म दिल्ली में हुआ है, सुनना। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, और शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया। क्या बात है। मैं कविता शुरू कर रहा हूँ, पीछे तक के लोगों की तालियां चाहता हूँ, और निमाड़ में कविता सुनी जाती है, इस बात का सबूत आप इन कवियों को देंगे। मैं पंक्ति शुरू करता हूँ कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। नवाज शरीफ, दिलीप कुमार, आप चाहे पेशावर पाकिस्तान में जन्म हुआ आपका, परंतु वो पेशावर इसी हिंदुस्तान का टुकड़ा था। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तू सुनिएगा, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है, तुतलाती जबान पर भारत माता की जय। वो मूर्ख कह रहा कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कक्षा 5वीं में जब पढ़ते थे तो वो सलीम प्रार्थना में सबसे आगे लगता था और सबसे पहले भारत माता की जय बोलता था। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था, जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, 4 पंक्ति साथ में ले जाना, कि जो चुराए थे बेर हमने साथ में, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था।
उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों। हाय हाय। आपकी तालियां उठती साहब, बारूद लेकर के बैठा। 4 लाइन साथ में ले जाना, संस्कार क्या होते हैं। माता हरसिद्धि के चरणों में रखता हूं 4 पंक्ति, संस्कार क्या होते हैं। 136 बच्चे पेशावर के अंदर मारे गए पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान मोमबत्ती लेकर के खड़ा हो गया। बच्चे चाहे किसी के भी हो, परंतु वो बच्चे हैं, ये हिंदुस्तान के संस्कार हो सकते हैं। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। कितना छोटा था, माँ की उंगली पकड़ करके चलता था। पता नहीं उम्र कितनी थी, राहुल गांधी जी के बराबर तो रहा ही होगा। माँ की उंगली पकड़ के चल रहा था। अकस्मात जब तू बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के गिल्ली डंडे, वो उछल कूद, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और जाहिल तुझे पता ही नहीं, मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। क्या बात है, मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। तो अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। साथ में ले जाना मेरी पंक्ति, युद्ध किसी चीज का हल नहीं है। पूरी महाभारत पढ़ लेना, पूरी राम कथा पढ़ लेना मेरे भाई। आप लोगों ने, समिति के तमाम लोग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपने बहुत शानदार शुरू का संचालन किया, बहुत शानदार। आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आप बगैर सब्जेक्ट के बोलना बहुत बड़ा काम है। कोई सब्जेक्ट नहीं, और बस बोलना। आपको माइक पकड़ा दिया जाएगा, खाली इतना कह दिया जाए कि इस माइक पे ही बोलो। आधे घंटे तक आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता मत करना। पूरी राम कथा पढ़ लेना, विद्वान लोग बैठे हैं। 2 मिनट। हनुमान जी को जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए। पूरी रामायण में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से यह कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को थैंक यू नहीं बोला, उन्होंने थैंक यू नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी ने अपने अच्छे काम करना बंद कर दिए। आपको कोई धन्यवाद दे न दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका अच्छा काम आप करते रहना। समिति के तमाम लोग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मेरे प्रणाम के साथ ही मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं, क्योंकि मेरा स्थान है, इसलिए मैं मेरा स्थान ग्रहण कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हो। पंक्ति मेरी साथ में ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके हिसाब से जाइए। एक बार अपने दोनों हाथ जरा खड़े कर लीजिए, दोनों हाथ, पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करें। आपकी मर्जी पड़े वहां तक रखना है, आप देखिए।